Hello developers, in this video of DevOps, we're gonna see these topics. First of all, introduction of Linux, history of Linux, what is the kernel, what is the operating system, Windows versus Linux, file system, and moreover, why we should learn Linux, architecture of Linux, and at last, installation of Linux. So let's quick jump into the video. And don't forget to always be a learner. First of all, Linux is a family of open source Unix-like operating systems based on Linux kernel. Linux एक कर्नल ही है आपके. अगर आप इसकी कहीं पे भी डेफिनेशन फाइंड करते हैं किसी भी सर्च इंजन पे जाके किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको एक ही चीज मिलेगी, Linux इज अ कर्नल. और कहीं जगह डेफिनेशन जो है विकिपीडिया पे linux.org जो इसकी ऑथेंटिकेट वेबसाइट है, वहां पे आपको ये मिलेगा. Linux इज अ फैमिली ऑफ ओपन source Unix like operating system which is based on Linux. Linux एक ऐसे ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली है जो कि बेस्ड है Linux कर्नल पे. Linux कर्नल को यूज करके क्रिएट किए गए हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम. Linux कर्नल जो रिलीज हुआ था, Linux कर्नल released on 17th September 1991 by Linus Torvald. तो लिनक्स कर्नल जो रिलीज हुआ था 17 सितंबर 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स के थ्रू हुआ था. अब बेसिकली लिनक्स एक कर्नल है. कर्नल का काम क्या होता है? कर्नल का काम होता है कम्युनिकेशन का. इट इज अ मीडिएटर बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर. छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. जहां पे हमारे पास एक पर्सन है जो कि सिर्फ हिंदी जानता है, इसे इंग्लिश नहीं आती, इसको बिजनेस डील करना है बाहर के पर्सन से. लाइक एक जापानीज है, जापानी के साथ इनको बिजनेस डील करनी है. तो ये बिजनेस डील कैसे करेंगे? इनको हिंदी आती है, जापानीज नहीं आती, और ये जो जापानीज पर्सन है इसको हिंदी नहीं आती, और ये दोनों आमने सामने. तो अब ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ये दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेजेस नहीं आती. तो अगर इनको बिजनेस डील अपनी कंप्लीट करनी है तो इनको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? मीडिएटर. कोई ना कोई मीडिएटर चाहिएगा, कम्युनिकेटर चाहिएगा, ट्रांसलेटर चाहिएगा जो इनकी डील को कंप्लीट करा दे. तो यहाँ पे एक मीडिएटर को लाया जाएगा. तो सबसे पहले ये क्या करेगा? ये एक पर्सन की बात को सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा अपनी लैंग्वेज में, देन वापस आगे फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट पर्सन पे. फिर यहाँ से इसकी बात को सुनेगा, देन वापस उसको कन्वर्ट करके बता देगा इसको, और इस तरह से इन दोनों की बिजनेस डील कंप्लीट हो जाएगी. उसी तरह से ये तो है हमारा यूजर, इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारी लैंग्वेज में, यानी कि हम लोग हमें जो भी हमें लैंग्वेज आती है, हमें इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कर लेते हैं. ठीक है.
हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो भी हम इसी हिसाब से हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में देते हैं। ये हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या क्या होंगे हमारे पास? मदरबोर्ड होगा जिसके ऊपर सीपीयू लगा होगा, रैम लगी होगी, स्टोरेज लगा होगा, ठीक है, वो हार्डवेयर है। तो वो हार्डवेयर क्या लैंग्वेज समझता होगा, वो कैसे चलेगा? तो वो समझता है हमारी मशीनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, 01 01 01, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, दैट्स इट। तो अगर मुझे इससे इंस्ट्रक्शन देना है जो कि मेरी लैंग्वेज नहीं समझता, तो क्या करेंगे? तो उसको समझाने के लिए एक इंटरप्रेटर, एक मीडिएटर, एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम है कर्नल। कर्नल जो है हमारे कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कैलसी रखा है। ये क्या है? कैलकुलेटर। दिखने में इसका इंटरफेस अच्छा है, मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये कैलकुलेटर है, सेम कैलकुलेटर जैसा होता है उसी तरह का इसका डिजाइन बना हुआ है। लेकिन क्या असल में ये ऐसा है? नहीं, ये कोड है जो कि एक फाइल में रखा हुआ है और मैं यहाँ से अपना इनपुट दूंगा, वो उसको प्रोसेस करके लाएगा, देन मुझे आउटपुट यहाँ पे लाके दे देगा। बैकएंड में क्या होगा? वो कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट कहाँ होगा? एग्जीक्यूट होगा मेरे सिस्टम के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे मैंने 2+2 दिया, ये मेरी लैंग्वेज है। मैंने इस प्रोग्राम के अंदर अपनी ये लैंग्वेज दी, एंटर करा, आगे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होके वो आउटपुट उसने मुझे दे दिया। तो बेसिकली हुआ क्या? मैं हूं ह्यूमन, मैंने मेरा इनपुट दिया अपनी लैंग्वेज में सिस्टम के ऊपर, 2+2, वो गया कर्नल पे, प्रोग्राम के अंदर गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट जैसे प्रोग्राम होगा, कर्नल के पास इंस्ट्रक्शन जाएगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाह रहा है। फिर डेटा वहां से वो उठाएगा, तो वो डेटा उठाएगा बाय जो हमारी लैंग्वेज में, जो प्रोग्राम की लैंग्वेज है उसका डेटा उठाएगा। लाइक देन उस डेटा को लेके जाएगा वो हार्डवेयर के पास। हार्डवेयर में सबसे पहले तो कन्वर्ट करेगा बाइनरीज में, बाइनरीज में कन्वर्ट करने के बाद हार्डवेयर के पास जाएगा। हार्डवेयर में सबसे पहले रैम के पास जाएगा, क्योंकि जो भी डेटा आप प्रोसेस करते हैं उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेमोरी हमारी रैम पे जाएगा। रैम उसे आगे फॉरवर्ड करेगी प्रोसेसर के पास कि ये डेटा है, इसको प्रोसेस करना है। देन प्रोसेसर उसको प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट जो है वो मेमोरी को देगा। मेमोरी वापस से सेंड करेगी इस चीज को कर्नल के पास, किस लैंग्वेज में? उसी बाइनरी लैंग्वेज में। कर्नल उस आउटपुट को कन्वर्ट करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में, और सेंड कर देगा इस एप्लीकेशन पे, और हमें आउटपुट जो है वो सामने मिल जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस है एक कर्नल का। कर्नल जो होती है आपके 3 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी माइक्रो कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल एंड हाइब्रिड कर्नल। आपकी जो लाइनक्स माइक्रो कर्नल जो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रो कर्नल यूज की जाती है। लाइनक्स कर्नल जो आपकी बनी हुई है, इसको हम यूज करते हैं, ये मोनोलिथिक कर्नल के थ्रू बनी हुई है। मोनोलिथिक कर्नल यूज किया गया है उसके अंदर। और हाइब्रिड कर्नल जो होती है वो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होती है। ये एक अलग ही टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। कर्नल्स के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे डेटा अवेलेबल है इससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें बस खाली डिफरेंस कुछ यूजर स्पेस का, सिस्टम स्पेस का और बसेस का होता है। लाइनक्स कर्नल का जो सोर्स कोड है, लाइनक्स कर्नल सोर्स कोड is available for everyone. And free.
लाइनक्स कर्नल का जो सोर्स कोड है वो सभी के लिए अवेलेबल है, फ्री है, और इसको यूज करने के लिए आपको एक लाइसेंस मिलता है जो कि जनरल पब्लिक लाइसेंस कहलाता है। आप कोर्स सोर्स कोड को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं kernel.org से। आपकी जो भी लेटेस्ट अपडेटेड कर्नल है वो यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा भी आपको सारे वर्जन यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड करके उस कर्नल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे कर्नल्स की। तो कर्नल्स बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है। कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी कहा जाता है। अगर एक कर्नल नहीं होगी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी काम का नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, और जो कर्नल है वो है इंटरफेस प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच का। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, हमारा यूजर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कंप्यूटर से जो इंटरेक्ट कर रहा है हमारा यूजर, वो कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस होगी जिनके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देंगे हमारी लैंग्वेज में। तो हमने ऐप में इंस्ट्रक्शंस दिए, तो उस प्रोग्राम को जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए उनको प्रोसेस कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को सेंड करेगा एप्लीकेशन का डेटा। तो एप्लीकेशन और आपके हार्डवेयर के बीच का जो मीडिएटर होगा वो कहलाता है आपका कर्नल। तो बेसिकली लाइनक्स एक कर्नल है और ये 17 सितंबर 1991 में रिलीज हुई थी। इसको बनाने वाले मिस्टर लिनस टॉरवल्ड थे। लाइनक्स की शुरुआत कैसे हुई अगर ये हम जानना चाहते हैं, तो जब नए नए कंप्यूटर्स आने स्टार्ट हुए थे, टेक्नोलॉजी आई थी न्यू, तब कंप्यूटर्स बनाए गए थे नए और उनको यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो था आपका यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको बनाना स्टार्ट किया था 1969 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, देन 70 तक, एंड 1971 में इसे रिलीज कर दिया गया। अब मैं लिख देता हूँ, यूनिक्स इज and in 71 it is created by Dennis, created in AT&T की बेल लैब्स के अंदर। AT&T जो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी है, बड़ी कंपनी, उसकी बेल लैब्स के अंदर इसे बनाया गया। ये वही बेल लैब्स है जहाँ पे आपकी सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी। इस यूनिक्स को जिन्होंने बनाया था वो भी डेनिस रिची हैं, जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई थी। तो डेनिस रिची एंड उनके मिस्टर कैन थॉमसन, उन दोनों ने मिलके AT&T की बेल लैब्स में इसको बनाया। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया तो ये कुछ लिमिटेड पर्पस के लिए यूज होता था, लिमिटेड एरियाज में यूज होता था, जैसे कुछ मिलिट्रीज यूज करती थी, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको यूज करते थे कम्युनिकेशंस के लिए। जनरल पब्लिक के लिए तब ये अवेलेबल नहीं था। कुछ टाइम बाद यूनिक्स ने इसे जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल करा दिया गया, लेकिन जनरल पब्लिक को काफी कॉस्टली पड़ता था क्योंकि इसको यूज करने के लिए यूजर्स को लाइसेंस खरीदने होते थे। ये प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट इसलिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती थी, और साथ ही साथ ये क्लोज सोर्स था, इसके अंदर आप किसी तरह का कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते थे, किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते थे, और प्राइसिंग जो थी वो इसकी काफी कॉस्टली थी। तो ये जनरल पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं था कि इसको यूज कर पाए। ये सिर्फ मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में वहीं पे यूज में आता था, जिनको सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती थी, ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, वही लोग इसको यूज करते थे। देन
उसी समय एक प्रोजेक्ट चला 1984 के अंदर। एक और पर्सन थे जिनका नाम था मिस्टर रिचर्ड स्टॉलमैन। इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने रखा GNU। GNU की फुल फॉर्म है GNU नॉट यूनिक्स। इस प्रोजेक्ट का जो गोल था, ये जो चाहते थे, ये प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, वो इसलिए किया था कि वो जनरल पब्लिक तक ऐसी एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर सके जो कि यूनिक्स के तरह काम करते हो और यूनिक्स के साथ भी कॉम्पिटेबल हो। और वो इस प्रोजेक्ट के अंदर सारे टूल्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल कराना चाहते थे जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने कर्नल्स और इसके अंदर आपके विंडोइंग सिस्टम, जो कि हमारे ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए विंडोइंग सिस्टम की टूल है, उसको यूज किया जाता है। देन इसके बाद में आपके इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर के साथ में आपके कंपाइलर्स वगैरह वगैरह बहुत सारे टूल्स जो है ये अवेलेबल उसमें कराते थे। आज भी अगर आप GNU ऑर्गेनाइजेशन पे जाकर कोई टूल्स वगैरह यूज में लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। gnu.org के नाम से वेबसाइट आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 1984 में इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और इसके थ्रू ये चीजें प्रोवाइड कराते थे। तो यूनिक्स मार्केट में चल ही रहा था उस समय। यूनिक्स ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जो कि सिर्फ इंस्टीट्यूशनल पर्पस के लिए था, स्टडी पर्पस के लिए था, और उसका यूज जो था वो लिमिटेड था। वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को अवेलेबल कराया जाता था फॉर द स्टडी पर्पस, और उसका सोर्स कोड भी फ्री होता था। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स was released for study purpose is called मिनिक्स। उन्होंने मिनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला जिसका सोर्स कोड फ्री था, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए था और वो स्टडीज पर्पस के लिए यूज में आता था। वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था। उसकी भी लाइसेंसिंग होती थी, उसका भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था यूज करने के लिए, और उसमें आप लिमिटेड वर्क कर सकते थे, कोई ज्यादा वर्किंग नहीं कर सकते थे। तो उसी हिसाब से मिनिक्स को बनाया गया। ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए एक, जैसे हम कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं तो हम लैब वगैरह करते हैं, तो लैब के अंदर हमको एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके ऊपर हमें सारा प्रैक्टिकल करना होता है। तो एज ए ऑब्जेक्ट इसको यूज में लिया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर समझने के लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के लिए मिनिक्स को यूज में लिया जाता था ताकि स्टूडेंट पढ़ पाए, समझ पाए कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है, किस तरह से लाइब्रेरीज यूज हो रही है, किस तरह से मॉड्यूल्स यूज हो रहे हैं, किस तरह से इसकी प्रॉपर वर्किंग हो रही है। तो ये जो मिनिक्स है ये लॉन्च हुआ था 1987 के अंदर। उन्होंने लॉन्च किया था स्टडी पर्पस के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो सारे स्टूडेंट यूज करते थे। उसी समय मिस्टर लिनस टॉरवाल्ड जो है वो इस मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते थे और वो काफी क्यूरियस स्टूडेंट थे अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, वो बहुत ज्यादा पढ़ते भी थे, बहुत ज्यादा काम करते थे इस पे। वो भी इस मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते थे, लेकिन वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इसके लाइसेंसिंग से, इसके लिमिटेशन से। तो उन्होंने क्या करा, उनके पास भी एक प्रोसेसर था, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। तो उन्होंने इसको स्टडी करा और लेयर बाय लेयर इसकी सारी आर्किटेक्चर को समझा, और उसी को देखते हुए इन्होंने एक अपना नया कर्नल बना लिया, क्रिएट न्यू कर्नल। ये कर्नल लेके वो AT&T के बेल लैब के पास गए। उन्होंने बोला कि आपका जो मिनिक्स है उसमें तो कुछ काफी ज्यादा लिमिटेशंस है, लेकिन मैंने ये कर्नल बनाया काफी ज्यादा सिमिलर है आपके यूनिक्स के लिए, यूनिक्स की तरह, और सेम ये यूनिक्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें किसी तरह की लिमिटेशंस नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, काफी ज्यादा अपडेट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल कराएं। तो AT&T ने
AT&T ने इन्हें मना कर दिया। उन्होंने बोला कि एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पे आप इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या चेंजेस करते हैं तो आप पे लीगली कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आपने अपना बनाया हुआ है कुछ प्रोडक्ट, आपने हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई छिड़कानी नहीं की है, तो हम आपको बस इतना ही कहते हैं कि हम ये नहीं पब्लिश कर सकते। तो फिर लिनक्स टॉरवल्ड रिचर्ड स्टॉलमैन के पास गए, जो कि GNU प्रोजेक्ट चला रहे थे। वो इसी तरह के टूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो फ्री अवेलेबल कराते थे विद द लाइसेंस ऑफ GPL लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू, ताकि कोई टूल्स को यूज भी कर रहा है तो अगर उससे कोई लाइसेंस मांगे तो उसके पास एक लाइसेंस है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, जो कि जनरल पब्लिक के लिए। तो लिनक्स टॉरवल्ड रिचर्ड स्टॉलमैन के पास गए, उन्होंने उनको ये कर्नल दिया, उन्होंने बोला कि मैं इसे जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल कराना चाहता हूँ, जनरल पब्लिक के लिए देना चाहता हूँ। तो लिनक्स टॉरवल्ड ने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना कर्नल लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के टाइम पे उन्हें पूछा गया कि इसका नाम क्या रखना है, तो ये यूनिक्स की तरह काम करता है, सेम एज इट इज यूनिक्स ही है, एक तरह से यूनिक्स की तरह काम करने वाला है। और बनाने वाले मिस्टर लिनस थे, तो लिनस प्लस यूनिक्स को मिला के लाइनक्स बनाया गया, तब से इसका नाम लाइनक्स रखा गया। लाइनक्स को सोर्स कोड फ्री अवेलेबल था, सबके लिए अवेलेबल था, और इसे ओपन सोर्स रखा गया। GNU प्रोजेक्ट के अंदर सारे जो टूल्स है आपके वो ओपन सोर्स ही हैं, ओपन सोर्स टूल हैं, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन किया जा सके, मॉडिफिकेशन किया जा सके, और मॉडिफिकेशन को अपडेट करके सब तक पहुंचाया जा सके। तो लाइनक्स कर्नल जो था वो ओपन सोर्स था, और लाइनक्स कर्नल का जो क्रेडिट दिया जाता है बनाने का, या इसे रेस्पॉन्सिबल माना जाता है लाइनक्स को क्रिएट करने का, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या इंडिविजुअल कंपनी को नहीं दिया जाता, क्रेडिट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया जाता, क्योंकि ये कोलैबोरेटिवली प्रोजेक्ट है। काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे चेंजेस थे वो किए, और इस लाइनक्स कर्नल को अपडेट किया और काफी ज्यादा बेहतर बनाया। शुरुआत में बनाया मिस्टर लिनस टॉरवल्ड ने था, लेकिन उन्होंने ओपन सोर्स करके इस चीज को सबके सामने रखा कि आपको इसको यूज करो, और जितना जैसा आपको लगता है, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है वैसा आप मॉडिफिकेशन इसके अंदर। तो बेसिकली लिनक्स कर्नल बनाई तो लिनस टॉरवल्ड ने थी, उसके बाद में इसे का सोर्स कोड जनरल पब्लिक किया गया, सोर्स कोड फ्री अवेलेबल कराया गया, ओपन सोर्स कोड रखा गया, ताकि इसके अंदर काफी सारे कस्टमाइजेशन हो सके, काफी सारे अपडेशन हो सके। तो काफी सारे लोगों ने इसे यूज किया, अपने अपने अकॉर्डिंग उसे अपडेट किया, इसीलिए लाइनक्स कर्नल जो काफी अच्छी कर्नल बन गई। और आज भी इस लिनक्स कर्नल पे काफी सारे डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना कोलैबोरेशन दे रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे चलते हैं अपन इस पे, तो यहाँ पे लिखा है लिनक्स इज अ फैमिली ऑफ fast, secure and open source Unix-like operating system. So, Linux is a family of fast, secure and open source Unix-like operating system based on the Linux kernel. An operating system kernel first released on 17 September 1991 by Linus Torvald. ठीक है, तो ये 17 September 1991 में Linus Torvald के थ्रू रिलीज हुआ। And open operating systems Linux is developed by collaboratively, यानी कि Linux को जो डेवलप किया गया collaboratively किया गया है, यानी कि इसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेस्पॉन्सिबल नहीं बताया गया, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को रेस्पॉन्सिबल बताया गया, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है वो कोलैबोरेटिवली हुआ है। काफी सारे लोगों ने अपना अपना कोलैबोरेशन दिया है और Linux कर्नल को और ज्यादा अपडेट और इम्प्रूव किया है। Meaning no one company or individual person solely responsible for its development or ongoing support. ठीक है, using the open source code of the Linux kernel, people have been developing operating system based on the Linux kernel. इसका जो सोर्स कोड है वो फ्री अवेलेबल है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे kernel.org पे जाके आप यहाँ से इसकी कर्नल को डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसी तरह से काफी सारे लोगों ने Linux कर्नल को यूज करके अपने मॉड्यूल्स, अपनी लाइब्रेरीज ऐड करी है। ऐड करने के साथ अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने क्रिएट किए, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज करते थे। देन
वो खुद भी यूज करते थे, देन उसके बाद में उन्होंने क्या करा, जनरल पब्लिक के लिए भी वो चीज अवेलेबल करानी स्टार्ट कर दी। तो ये लोग जिन्होंने ये लिनक्स कर्नल को यूज करके अपने कंपनी एनवायरनमेंट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, उन सबको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जाता है, लिनक्स डिस्ट्रो भी कहा जाता है। तो बेसिकली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, लिनक्स डिस्ट्रोस, तो लिनक्स डिस्ट्रोस है जिन्होंने अपने अपने लिनक्स सोर्स कोड को यूज करके अपनी कंपनी एनवायरनमेंट के लिए, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। जैसे कुछ थे जिनको अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कनेक्टिविटी करनी थी, एज ए सर्वर यूज करना था, तो उन्होंने सर्वर के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड किया। कुछ जो थे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड का टास्क करना चाहते थे, उनको सिक्योरिटी एनवायरनमेंट चाहिए था, उन्होंने सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए। को जनरल यूज के लिए चाहिए था, घर पे होम बेस्ड यूज के लिए, तो उन्होंने होम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए, होम पर्पस। इसी तरह से काफी सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने अपने अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपने अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए और जनरल पब्लिक में भी अवेलेबल करा दिए। तो कौन कौन है ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स? ये सारे आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपका आर्क लिनक्स, डेबियन, फेडोरा, रेड हैट, सेंटोस। तो ये सब जने, ये सारे के सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स कर्नल को यूज करके बनाए गए हैं और सबका पर्पस अलग अलग है। जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि रेड हैट, सेंटोस है, तो ये इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज में ले जाते हैं, सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसी तरह से काली लिनक्स जो है वो सिक्योरिटी, इनहैंस सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रबल शूटिंग्स के लिए वहां पे वो चीज को यूज में लिया जाता है। होम पर्पस के लिए आपका उबंटू बनाया गया, जो कि ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पहले जितने भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, सारे के सारे CLI आते थे, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। आज भी अगर इन पे जो वर्क किया जाता है वो आपका कमांड लाइन पे किया जाता है, लेकिन ये सारे अभी ग्राफिकल हो चुके हैं। ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर एक टर्मिनल होता है, जैसे कि आपके विंडोज के ऊपर CMD दी हुई होती है। नहीं, विंडोज है तो हमारा ग्राफिकल, लेकिन हम कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कमांड चला सकते हैं। इसी तरह लाइनक्स ग्राफिकल कर दिया गया है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो आते हैं वो सारे ग्राफिकल आने लग गए, और वहां पे भी इस तरह से टर्मिनल आपको प्रोवाइड किया गया है। टर्मिनल के ऊपर आप अपनी कमांड एग्जीक्यूट करके सारा काम कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं इसकी, तो हिस्ट्री जो वही है जो मैंने आपको बताई। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज कन्विंस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन 1969 at the AT&T's Bell Laboratories in the United States by Ken Thompson and Dennis Ritchie. First release in 1971. 1971 में यूनिक्स को रिलीज किया गया। In 1984, Bell Labs began selling Unix as a proprietary product. 1984 में Bell Labs ने इसको यूनिक्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया as a proprietary product, where users were not legally allowed to modify Unix. प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट था, इसको यूज करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। देन क्लोज सोर्स है और इसमें आप लीगली किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। उसी समय the GNU project was started in 1983 by Richard Stallman. He had the goal of creating a complete Unix compatible software system composed entirely of free softwares. ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इन्होंने स्टार्ट करी। ये चाहते थे कि मैं ऐसे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, विंडोइंग सिस्टम्स ये प्रोवाइड करा पाऊं जनरल पब्लिक के अंदर फ्री, और वो सारे के सारे कस्टमाइजेबल हो ऑल्सो, यानी कि ओपन सोर्स। In 1985, Stallman started the Free Software Foundation and wrote the GNU General Public License. अब जब पहले उनके टूल्स को यूज किया जाता था तो कहा जाता था कि लाइसेंस कहाँ है आपका, आप बताइए, आप यूज तो कर रहे हैं, आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कहाँ इसकी अथॉरिटी है कि आप ये कर सकते हैं। तो उन्होंने ये अथॉरिटी के लिए एक लाइसेंस ले लिया, GPU, जनरल पब्लिक लाइसेंस। GNU की फुल फॉर्म यही है, GNU नॉट यूनिक्स, और ये 1989 में इन्होंने जनरल पब्लिक लाइसेंस कर दिया इसे। In 1987, a minimal
Unix-like operating system targeted at students and other who wanted to learn the operating system principles. Although the complete source code of Minix was freely available. तो Minix का जो सोर्स कोड था वो फ्री अवेलेबल था, लेकिन ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम टारगेट किया गया था स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया। In 1991, students of University of Helsinki, Torvald, became curious about the operating system. He was frustrated by the licensing of Minix. तो वो काफी frustrated थे लाइसेंसिंग को लेके मिनिक्स की, which at the time limited, जो कि टाइम लिमिट होता था। हर लाइसेंस का एक टाइम लिमिट होता है कि आप इसको 6 महीने चला सकते हैं, आप इसे साल भर चला सकते हैं, आप इसे 2 साल चला सकते हैं, तो उसकी लाइसेंस लिमिट होती थी एंड वो कुछ लिमिटेड था, उसमें किसी तरह के कुछ ज्यादा आप ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते थे, जितना आपको स्टडी के हिसाब से स्टडी मटेरियल जितना होता है उतना ही उसके अंदर आपका वर्क था। ठीक है, to education use only, he began to work on his own operating system kernel, which is eventually become the Linux kernel. इन्होंने अपने खुद के कर्नल पे काम करना शुरू किया और एक कर्नल बना दी जिसका नाम लिनक्स कर्नल रखा गया। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जस्ट इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली मैनेज सिस्टम्स हार्डवेयर, जो कि सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है, एंड रिसोर्स लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड स्टोरेज। द ऑपरेटिंग सिस्टम सिट्स बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच में सिट नहीं करता, ये यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में सिट करता है। Application the hardware and make the connection between all of your software and the physical resources that do work. It is a intermediate or communicator between user and computers. यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, it is intermediate or communicator between the user and computer. The provides user-friendly environment where user can run and execute their programs. एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे यूजर्स अपनी कमांड्स को, अपने प्रोग्राम्स को इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द अलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड सर्विसेज। किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उनको रिसोर्स और सर्विसेज अवेलेबल कराता है। बात की जाती है कर्नल की, तो कर्नल हम समझ चुके हैं। कर्नल क्या है? कर्नल एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस है। A set of function that make up the heart of an OS. Operating system का heart होती है आपकी kernel. It is used to provide an application interface between programs and physical device. तो programs और physical device यानी hardware के बीच में interaction का काम हमारी kernel करती है. Manage the hardware device for user and provide the user level interaction. ठीक है, बेसिकली इसके जो काम होते हैं कर्नल के, वो क्या क्या होते हैं? पहला है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। सिस्टम में आपके जितने भी प्रोसेस रन हो रहे हैं उन प्रोसेस को मैनेज करना, एग्जीक्यूट कराना, वो सारा काम कर्नल हैंडल कर। सो मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में आपके सिस्टम पे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, किसको कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी, किसको कितना मेमोरी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसकी डिपेंडेंसी ज्यादा है, वो सारा काम मैनेजमेंट सारा कर्नल करती है। डेटा मैनेजमेंट, कौन से डेटा पे रिसेंटली वर्क हो रहा है, कौन सा डेटा स्टोरेज के लिए पड़ा हुआ है, डेटा को ट्रांसफर करना, डेटा को मैनेज करना, वो सारा काम भी आपका कर्नल करती है। देन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, कोई भी आप हार्डवेयर डिवाइसेस जब आप मैप करते हैं, अटैच करते हैं सिस्टम के साथ, वो सब मैनेजमेंट आपका कर्नल करती है। ठीक है, डिफरेंस बात की जाए विंडोज और कर्नल में, विंडोज में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक कर्नल है जिसको यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, विंडोज जो है वो एक्सपेंसिव है, इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसको आपको खरीदना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लाइनक्स कर्नल है जिसका सोर्स कोड फ्री अवेलेबल है, आप उसको यूज करके आप अपना खुद का ओन ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लोज सोर्स, विंडोज क्लोज सोर्स है, इसमें आप किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, जैसा ये मिला है आपको उसी तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, लाइनक्स ओपन सोर्स है, इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप
सिक्योरिटी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब अपने लेवल पे अपने हिसाब से कोई नया फीचर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो फीचर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स है। Windows is vulnerable to virus and malware attacks, where Linux is more secure. Windows पे वायरस अटैक्स, मालवेयर अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। इस पे काफी ज्यादा वायरसेस बने हुए हैं, बहुत ज्यादा वायरस बना रखे हैं विंडोज के लिए। लाइनक्स ऐसा नहीं है कि लाइनक्स के अंदर वायरसेस नहीं है, लाइनक्स में भी वायरस क्रिएट हुआ है, लेकिन वो उन्हीं को हार्म कर पाए जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लूज किया हुआ था। तो लाइनक्स मोर सिक्योर इसलिए है क्योंकि आप इसकी सिक्योरिटी को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन विंडोज के अंदर एक सिक्योरिटी लेयर फिक्स की हुई है कि ये सिक्योरिटी रहेगी। लाइनक्स में आप मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक तो इंडिविजुअल फाइल परमिशंस दी हुई है, उसके अलावा आपको यूजर परमिशंस है, इसके अलावा कुछ पॉलिसीज, प्री डिफाइंड पॉलिसीज हैं जिन्हें ऐसी लिनक्स पॉलिसीज कहा जाता है, आप वो यूज कर सकते हैं। एंड लिनक्स सिस्टम बाय डिफॉल्ट किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं, कोई भी अगर टेक्स्ट फाइल होगी उसे अगर एग्जीक्यूट की परमिशन होगी तो कोई भी यूजर उस फाइल को एज अ प्रोग्राम, एज अ वायरस प्रोग्राम बना के आपके लिनक्स सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट करा सकता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट लिनक्स सिस्टम किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं देता, ओनली रीड और राइट का परमिशन देता है, एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं देता। यूज्ड माइक्रो कर्नल, विंडोज जो है वो माइक्रो कर्नल बेस्ड है, और जो लाइनक्स है, लाइनक्स जो कर्नल बनाई गई है वो मोनोलिथिक कर्नल को यूज करके लाइनक्स कर्नल बनाई गई है। विंडोज जो है वो कौन सा फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है? फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं, आपके सिस्टम के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइजली स्टोर कराने के लिए एक फॉर्मेट होता है जिसे फाइल सिस्टम कहा जाता है। उस फाइल सिस्टम को सबसे पहले आपके सिस्टम में डाला जाता है, देन उसके बाद ही आपका जितना भी डेटा वो आपके सिस्टम में स्टोर होगा उसी फॉर्मेट के अंदर। तो विंडोज का जो फाइल सिस्टम है वो FAT32 NTFS है, वहीं पे लाइनक्स जो फाइल सिस्टम यूज करता है वो 62, 3, 4 एंड एक्सेस होता है फाइल सिस्टम टाइप से। Windows use different data drives like C, D, E to store the files and folders. Windows जो है डेटा को स्टोर कराने के लिए, जैसे आपने देखा होगा C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है। C ड्राइव में वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम यूज में लेते हैं, बाकी D, E, F जो है अदर ड्राइव जो है डेटा अदर डेटा स्टोर कराने के लिए यूज में लेते हैं। उसी तरह से लाइनक्स जो डेटा को स्टोर कराता है वो एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम के अंदर अपने डेटा को स्टोर करता है। हायरार्किकल फाइल सिस्टम जो होता है वो कुछ इस तरीके का होगा आपका, यानी कि एक मेन डायरेक्टरी होगी, इसी के अंदर आपकी सारी डायरेक्टरी होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे इस चीज को समझाऊं, बेसिकली विंडोज की बात करते हैं तो विंडोज के अंदर सबसे पहली चीज होती है हमारा माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ड्राइव्स होंगी, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, और डेटा स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये है, एक ये है, एक यहाँ पे और एक यहाँ। तो ये मेरा C ड्राइव है, ये मेरा D ड्राइव है, E और ये F। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये C ड्राइव है मेरा, यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, ये D ड्राइव है, और इन तीनों में क्या पड़ा है, इन तीनों में मेरा डेटा रखा हुआ है, अदर डेटा। उसी तरह से लाइनक्स की अगर बात की जाए तो लाइनक्स के अंदर क्या होता है, लाइनक्स के अंदर सबसे पहले एक डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं, इसे मेन डायरेक्टरी भी बोलते हैं, इसे नेम होता है, ये एक तरह से एक डायरेक्टरी होती है, इसे डायरेक्टरी कहा जाता है। ये किसी तरह का ड्राइव या कैसा कोई कंटेनर नहीं होता, एक डायरेक्टरी होती है, इसका नाम होता है स्लैश, इसका नाम होगा स्लैश। आप इसको रीनेम भी नहीं कर सकते, ये जो नाम है इसका यही नाम रहेगा, स्लैश। ठीक है, इसके अंदर आपकी अदर डायरेक्टरीज होती है पूरा हियरार्किकल स्ट्रक्चर में। जैसे कि अगर मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रखनी तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स के लिए यहाँ पे एक डायरेक्टरी होगी, मुझे यूजर से रिलेटेड कोई फाइल रखनी तो यूजर से रिलेटेड फाइल के लिए एक अलग डायरेक्टरी होगी।
तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी डायरेक्टरी बनी हुई है, उसके अंदर फिर और सब डायरेक्टरीज बनी हुई है। इस तरीके का इसका कुछ आर्किटेक्चर है। सबसे पहले स्लैश है, उसके अंदर फिर ये इतनी सारी डायरेक्टरी हैं, उसके बाद में उनकी और सब डायरेक्टरीज हैं और सब डायरेक्टरीज हैं। तो ये जो आर्किटेक्चर कहलाता है हायरार्किकल आर्किटेक्चर कहलाता है। तो ये हायरार्किकल फाइल सिस्टम हमारा लाइनक्स सिस्टम यूज करता है। ये सारी क्या चीजें हैं ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो लाइनक्स हायरार्किकल फाइल सिस्टम आपका यूज करता है हार्ड ड्राइव्स सीडी रोम प्रिंटर्स, जो भी आप विंडोज सिस्टम में अटैच करते हैं, विंडोज सिस्टम उनको एज ए डिवाइस कंसीडर करता है कि हाँ ये एक तरह की डिवाइस है। वहीं पे अगर लाइनक्स के अंदर आप ये सारे पेरिफेरल्स ऐड करेंगे तो लाइनक्स इन सबको एज ए फाइल ट्रीट करेगा, क्योंकि लाइनक्स के अंदर हर एक चीज एक फाइल है, हर फाइल में उसका एक कोड लिखा हुआ है और वो एग्जीक्यूट होता है कर्नल के ऊपर, तो वो उन सबको एज ए फाइल ट्रीट करता है। विंडोज के अंदर जो मेन यूजर होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, उसका नाम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अगर आप देखेंगे हम जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, लॉगिन करते हैं, तीन तरह के यूजर मिलते हैं। एक रेगुलर यूजर जिससे हम लॉगिन लेते हैं, इसके बाद में एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर और तीसरा होता है हमारा गेस्ट यूजर। तो हम हमेशा रेगुलर यूजर से लॉगिन लेते हैं। जब भी हमको कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने होते हैं या कोई सिस्टम सेटिंग्स के अंदर कुछ अपडेशन करना होता है या फिर ऐसी कोई सर्विस है जो नई रन होती है, तो उसको हमको मैनेज करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना पड़ता है। और उस कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करने से पहले हम क्या लिखते हैं, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो उस ऑप्शन से क्या होगा, उस ऑप्शन से जो भी कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, वो कमांड एग्जीक्यूट होगी। वहीं पर लाइनक्स की बात की जाए तो लाइनक्स के अंदर जो एडमिन यूजर होता है वो होता है हमारा रूट यूजर। रूट यूजर, उसका नाम रूट होता है, ये हमारा एडमिन यूजर होता है। इसी को सारी प्रिविलेजेस होती है सिस्टम के अंदर सब कुछ मैनेज करने की। इसके अलावा कोई अदर यूजर्स जो है वो सिस्टम को ऑपरेट जरूर कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ रूट। रूट अगर उनको परमिशन देगा तो ही वो यूज कर पाएंगे। वो उनको यूजर्स रूट रूट यूजर जो है वो अदर यूजर्स को क्रिएट भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, रिमूव भी करता है। वो सिस्टम की किसी भी फाइल को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो वो सारा काम रूट यूजर आपका कर सकता है। हेलो। Hello. यस। Sir, could you give me more idea about how file systems deal in Linux? Actually, I'm not getting the correct scenario. या You एक्चुअली mentioned अभी that पहले हाँ, वो एक्चुअली अपन जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो आपको चीजें क्लियर होती जाएगी, फाइल सिस्टम्स किस तरीके से वर्क करता है और क्या होता है आर्किटेक्चर, वो अपन अभी वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे जस्ट अभी अपन एक डिफरेंस देख रहे हैं, बाकी अपन इसको और आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो okay, आपका सिनेरियो पूरा क्लियर हो जाएगा। okay, thank बात you. बात करते हैं फिर आगे लाइनक्स क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लाइनक्स जो है वो हर जगह यूज आता है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में। विंडोज और सबसे पहले लाइनक्स आया था, देन विंडोज आया। विंडोज भी जब शुरुआत में आया था वो भी एक आपका कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ही आया था, MS DOS के नाम से। देन उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपना एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। तो ग्राफिकल को यूज करना थोड़ा सा अच्छा होता था, मतलब समझ में आ जाता था कि हाँ आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, आपको क्लिक्स के बेस पे आपका सारा काम हो जाता था। वहीं पे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको हर एक चीज के लिए कमांड पुट करनी होती है। इसीलिए विंडोज जो है वो सक्सेसफुली हो गया होम पर्पस, होम बेस्ड यूजेस के लिए। लेकिन लाइनक्स जो है, लाइनक्स ज्यादा यूज किया जाने लगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में। क्यों? क्योंकि एक तो वो ओपन सोर्स था, उसमें हर तरह का कस्टमाइजेशन किया जा सकता था, उसके लिए किसी भी लाइसेंसिंग का इश्यू नहीं था, कोई लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं आता था उसके अंदर, इजीली अवेलेबल था। उसके अंदर आप जैसा मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जैसा अपडेशन चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसीलिए लाइनक्स को इंडस्ट्रियल पर्पस में, इंडस्ट्रियल यूजेस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा यूज में लिया जाने लगा। आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल, अमेजन, फेसबुक, सारे के सारे आपके लाइनक्स सर्वर्स यूज करती हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए सुपर कंप्यूटर की, तो ओवर 500 सुपर कंप्यूटर्स आर यूजिंग लाइनक्स। अधिकतर पे लाइनक्स चल रहा है।
इवन नासा भी अपने डिवाइसेस, अपने सर्वर्स जो है वो लाइनेक्स पे डिप्लॉय करके रखता है, ठीक है। एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल्स और इनके अंदर जो इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के जो प्रोडक्ट आते हैं, लाइक आपने देखा होगा आजकल कार में, बसेस में एक स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे आपका जीपीएस, कैमरा, ऑडियो, वीडियो सारा सब कुछ चलता है। तो उसे ऑपरेट कैसे किया जाता है? ऑपरेट बैकएंड में क्या, एक प्रोसेसर लगा हुआ, उसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा हुआ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब वो एग्जीक्यूट होगा कैसे? प्रोग्राम तो एक लैंग्वेज के अंदर लिखा होगा, लेकिन जो डिवाइस है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो कोई लैंग्वेज नहीं समझता, वो तो 0-1 समझता है। तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए लाइनेक्स कर्नल यूज की जाती है। इसीलिए लाइनेक्स कर्नल को पोर्टेबल भी कहा जाता है। पोर्टेबल से मतलब ये है कि वो हर एक डिवाइस के साथ आपके कॉम्पेटिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही यूज में आएगा, या आपके मोबाइल फोन हो गए, आपके टीवी का जो मेनू बार है उसके अंदर यूज में आता है, आपके अदर डिवाइसेस के अंदर यूज आता है। तो मोस्टली लिनक्स जो है वो बहुत सारी जगह यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये लिनक्स कहाँ यूज आ रहा है उसी के बारे में बताया हुआ। गूगल, अमेजन, फेसबुक ये यूज करते हैं। एरोप्लेन एंड ऑटोमोबाइल एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम्स एंड टीवी सिस्टम्स रन ऑन लाइनेक्स। इनके जो मेनू बार है, मेनू बटन्स हैं, वो सारे जो आप रिमोट से हैंडल करते हैं, वो सारा प्रोग्रामिंग एक लिखी हुई है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होती है। देन हमारा जो मोबाइल फोन है, जो अगर आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन में, तो एंड्रॉइड जो है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा का पूरा। इवन सैटेलाइट वगैरह जो है, नासा और अदर स्पेस कंपनीज जो है, वो भी आपके लाइनेक्स सर्वर्स यूज करती है। लाइनेक्स का यूज ऑटोमेशन में भी लिया जाता है। जो आपके पीएलसी डिवाइसेस हैं, मैन्युफैक्चर डिवाइसेस हैं, वो भी लिनक्स की प्रोग्रामिंग के बेस पे काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह जो है लाइनेक्स आपका यूज आता है। तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं सेशन, बाकी अपन नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप क्वेरी कर सकते हैं। Sure, sir. कुछ नहीं पूछना है? सचिन, सागर, विशाल, आपको? अभी के लिए क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो पूछ लेंगे। ओके, तो आगे अपन और पढ़ेंगे फाइल सिस्टम को, डिवाइसेस को और इन सबको अपन आगे और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मुझे ये सब जो रिकॉर्डिंग है ना, जो आपकी स्क्रीन पे हो रहा है, मुझे चाहिए, तो कैसे ले सकते हैं? रिकॉर्डिंग में अगली बार से आपको परमिशन दे दूंगा रिकॉर्डिंग की, तो आप अपने सिस्टम पे उसकी कोई नहीं, अगली बार से आप ना, बट ये जो ओवरव्यू का जो हो रहा है ना, वो चाहिए होगा, तो फिर ठीक है। मैं आपको इसके अंदर पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई नहीं सर। और सर, जैसे कि आपने यूनिक्स और लिनक्स दोनों के बारे में बताया, तो डेवऑप्स में कहीं भी यूनिक्स नहीं आएगा ना? लिनक्स नहीं, यूनिक्स नहीं आएगा, लाइनेक्स। ये तो अपन जस्ट लाइनेक्स इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो लाइनेक्स आया कैसे उसकी अपन इंट्रोडक्शन देखिए। लेकिन जो यूज में आने वाला, वो आपको लाइनेक्स यूज में आने वाला। लाइनेक्स अगर आप यूज करना, अगर आपको आ गया, तो अगर सामने आपके यूनिक्स भी आ जाएगा, तो आप उसे ऑपरेट कर लेंगे, क्योंकि सिमिलर कमांड से कोई डिफरेंस नहीं है। बस टैगलाइन जो है ऊपर की, उसका चेंज है, यूनिक्स और लाइनेक्स, दैट्स इट। और कुछ नहीं। ओके, चलो फिर मिलते हैं मंडे। गुड डे टू यू। बाय। तो जैसे विंडोज के अंदर क्या था, विंडोज के अंदर पहले ब्लैक MS DOS आता था, वो तो पूरा आपका कमांड लाइन आता था, आपको सिर्फ यही वाली स्क्रीन मिलती थी, ठीक है, पूरी ब्लैक। अब क्या होगा, जब विंडोज 10 यूज करे, ग्राफिक्स यूज करे, अगर मुझे अभी भी कमांड चलानी, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं रन में जाके ये CMD प्रॉम्प्ट ओपन कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ विंडोज। उसी तरह लाइनक्स में जो कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो टूल यूज में आता था, उसे कहते हैं शेल, ठीक है।
अभी क्या कर दिया गया है, अब जब से ग्राफिकल आ गया तो शेल के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी गई है जिसको एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन लेयर यानी कि उसका एक ग्राफिक डिजाइनिंग दे दी गई है, बाहर से थोड़ा सा अच्छा लगता है और कैलकुलेट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैल्सी की हमारे, तो ये क्या, ये इसका एक लेयर है जो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो पूरा जो जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा और यहाँ पे वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये क्या है, इसकी एक लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। बैकएंड में क्या ये ऐसा है नहीं, ये कोड है। अगर मुझे कमांड लाइन होता अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम और मुझे कुछ कैलकुलेट करना होता तो फिर मुझे सिर्फ डेटा देना पड़ता की या कीबोर्ड से सीधा सारा, और एग्जीक्यूट होकर आउटपुट आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पास एक लेयर बनी है जहां से मैं क्लिक्स की हेल्प से मैं अपना डेटा इनपुट दे सकता हूँ। पहले कीबोर्ड की हेल्प से मुझे डेटा इनपुट देना पड़ता था, अभी क्लिक की हेल्प से हो रहा है सारा काम, है ना। इस तरीके का इसका एक आर्किटेक्चर होता है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में ये बताया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हार्डवेयर होती है, उसके ऊपर आपकी कर्नल होगी, कर्नल के ऊपर आपकी शेल होती है, शेल के ऊपर एप्लीकेशन लेयर होती है। शेल एक तरह का इंटरप्रेटर है जो कम्युनिकेट करता है सिस्टम से, आप जो भी कमांड देते हैं उसके द्वारा। ठीक है, तो शेल जो होती है, शेल स्टार्टिंग में जो शेल आई थी उसका नाम था आपका बॉर्न शेल। उसके बाद इसकी अपडेटेड शेल आ गई, उसका नाम आया बैश शेल। अभी जो हम शेल यूज करते हैं वो बैश शेल यूज करते हैं। बैश के फुल में ये बॉर्न अगेन शेल। ये सबसे पहले कौन सी आई थी, बॉर्न शेल आई थी, उसके बाद में बॉर्न अगेन शेल आई। उसका नाम बैश है। Hello, sir. Sometimes we are using SH command. So is Hello? it same? Hello, am I audible? Yes. So I have a question regarding to shell. So sometimes we are using SH also in Docker Yes. and other. So is it same? Or Yeah. SH for Bourne shell, bash for born again shell. Okay, sir. Thank you. तरह से आपको कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक इंटरप्रेटर दिया जाता है जिसका नाम होता है शेल। ठीक है, तो पहले शेल आती थी उसका नाम बॉर्न शेल था जिसको एसएच से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद उसका अपडेट वर्जन आया बैश, बॉर्न अगेन शेल बैश। ठीक है, तो बैश से रिप्रेजेंट करता है। So sir, actually, I have one question regarding to this. So can we use SH or basically what's the difference between SH and bash? अपडेटेड, जस्ट अपडेटेड। जैसे कोई ओपन सॉफ्टवेयर लेता है उसमें कुछ अपडेटेड वर्जन होता है कि उसके अंदर कुछ और चीजें भी चल जाएगी वैसा। और बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी होती है लाइनक्स के अंदर, तो आप ऐसा नहीं कि एसएच आप यूज नहीं कर सकते, आप एसएच यूज करना चाहते हैं तो आप एसएच भी यूज कर सकते हैं। But that's a limited version as compared to bash. Yes. Okay, sir. Thank you. तो शेल एंड बैश हमारी दो की शेल है अभी हमारे पास। ठीक है, तो बात आती है आपके सिस्टम यूज करना है, तो सिस्टम को यूज करने से पहले आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए अभी हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है हमारे पास हमारा हार्डवेयर है, हम क्या करें उसके ऊपर हम ना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये अपना
हार्डवेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेयर मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो रियल हार्डवेयर है, जो फिजिकल हार्डवेयर है, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इसे हम बेयर मेटल भी बोलते हैं, और कई जगह बेस मेटल भी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल एरियाज में काफी से बेयर मेटल कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मुझे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है, तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दूं पूरा लाइनक्स का, और मैं उसे यूज करूं। लेकिन अभी मेरे सिस्टम पे क्या है, मेरे सिस्टम पे भी विंडोज डला हुआ है, राइट। मेरे सिस्टम पे भी विंडोज डला हुआ है और मुझे इसके ऊपर लाइनक्स भी यूज करना है। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, एक और जो हमारे हार्ड ड्राइव का पार्टीशन है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे। ये तरीका, अगर मैं कोई एक साथ दो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है अगर अपने लैपटॉप, मैं क्या करूं, दो पार्टीशन ऐसे बनाऊं अपने सिस्टम के ऊपर ड्राइव में, के अंदर मैं विंडोज को इंस्टॉल कर दूं, दूसरे में मैं इंस्टॉल कर दूं मेरा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, मैं एक बार में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला पाऊंगा, या तो मैं विंडोज चला पाऊंगा या मैं लाइनक्स चला पाऊंगा ना, यही होगा ना, क्योंकि दोनों तो नहीं हो सकते। मैं अगर चलाने हैं दो ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं ड्यूल बूट ऑप्शन यूज करूंगा। ड्यूल बूट ऑप्शन के अंदर ये होता है कि आपके पास जो हार्ड ड्राइव है उसके आप दो पार्टीशन बना लें, एक पार्टीशन में आप विंडोज इंस्टॉल कर लें, दूसरे पार्टीशन में आप इंस्टॉल कर लें लाइनक्स। लेकिन जब आपको विंडोज चलाना है तब आप विंडोज ही चला पाएंगे, आप लाइनक्स यूज नहीं कर पाएंगे, और जब आप लाइनक्स चलाते हो तो आप विंडोज यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे विंडो पे भी काम करना और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करना, और दोनों पे साथ में काम करना। इस सिचुएशन में क्या किया जाए, VMware इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे काम करती है, हेल्प करती है आपकी टेक्नोलॉजी वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आपको क्या कराती है, एक साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का काम करवाती है, हेल्प करती है उसमें। वर्चुअल मशीन के भी आपके दो टाइप आते हैं, एक आता है टाइप 1 और एक आता है टाइप 2। यहाँ पे अपन देखते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का काम क्या होता है, आपका जो बेयर मेटल है उस बेयर मेटल को यूज करते हुए कुछ इमेजिनरी मशीन्स क्रिएट करना। ठीक है, उन जो आपका मेटल है, जैसे कि आपके पास हो सकता है 4 कोर i5 हो, आपके पास 8 GB 12 GB रैम है, आपके पास 1 TB हार्ड ड्राइव है, तो उन रिसोर्सेज में से थोड़ा थोड़ा रिसोर्स लेके आप छोटी छोटी वर्चुअल मशीन्स आप बना सकते हैं। और इन वर्चुअल मशीन्स को बनाने का जो काम करता है वर्चुअलाइजेशन का जो टूल, उसका नाम होता है हाइपरवाइजर। अभी हाइपरवाइजर और ये वर्चुअल मशीन्स जो ये टूल है हाइपरवाइजर, काफी सारी कंपनियों के अलग अलग हाइपरवाइजर्स आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें विंडोज की, तो विंडोज का जो वर्चुअलाइजेशन टूल है उसका नाम है हाइपर-वी के नाम से। ठीक है, बात करें हम अगर लाइनक्स की हाइपरवाइजर टूल के बारे में, कि लाइनक्स का हाइपरवाइजर टूल कौन सा है, उसका क्या नाम है, तो जो लाइनक्स का है उसका नाम है KVM। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे अदर कंपनीज हैं जो आपको इस तरह से हाइपरवाइजर टूल प्रोवाइड कराते हैं। लाइक आपका एक आता है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, VMware, VMware का जो हाइपरवाइजर है ESX ही नाम है उसका।
ठीक है, इस वर्चुअल बॉक्स वाले का मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, ये कौन सा भूल गया मैं। तो ये हाइपरवाइजर टूल्स है। हाइपरवाइजर टूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1, एक होगा आपका टाइप 2। दोनों में क्या फर्क है, सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में एक आपके पास हार्डवेयर होता है, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर आपका क्या डल जाएगा, हार्डवेयर के ऊपर आपका डलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डलेगा, ठीक है। हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप क्या करेंगे, उस हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, उस टूल के थ्रू आप छोटी छोटी सी वीएम्स बना देंगे। इनको यूज करके, बेस हार्डवेयर को यूज करके, बेयर मेटल को यूज करते हुए छोटी छोटी सी वीएम बना देंगे, और इन छोटी छोटी सी वीएम्स के ऊपर आप क्या कर सकेंगे, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकेंगे। यहाँ पे मैंने बना दी है एक वीएम, ये थी मेरी वीएम 1। इसके ऊपर मैंने अगर डाल दिया जैसे विंडोज, इस पे मैं विंडोज डाल देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने डाल दिया विंडोज, इसके अंदर मैंने डाल दिया लाइनक्स, एक में मैंने डाल दिया उबंटू, ठीक है, एक में मैंने डाल दिया मैक। तो इस तरह से एक ही टाइम पे मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम के ऊपर चला सकता हूँ। तो इसके अंदर ये टाइप 1 टाइप होता है, जैसे कि एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर एक हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, उसके ऊपर फिर छोटी छोटी आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हो। टाइप 2 के अंदर क्या होगा, टाइप 2 के अंदर सबसे पहले आपके पास होगा एक हार्डवेयर, तो ये तो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या है ओएस, ये भी क्या है ओएस, यहाँ पे हमारा सबसे पहला हार्डवेयर होगा। इस हार्डवेयर के ऊपर क्या होगा, इस हार्डवेयर के ऊपर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मैंने अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किया हुआ विंडोज 10, तो यहाँ पे विंडोज 10 मैंने डाला, ठीक है। ये एक मेरा अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे वर्चुअल मशीन्स बनानी है, तो हम क्या करेंगे, टूल डाउनलोड करेंगे हाइपरवाइजर टूल, तो वो हाइपरवाइजर टूल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके ऊपर है क्या आपका हाइपरवाइजर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपरवाइजर। इसके ऊपर फिर आप क्या बनाएंगे, इस हाइपरवाइजर की मदद से छोटी छोटी सी वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मशीन ये वर्चुअल मशीन ये बना दी, ये रही एक, ये रही, ठीक है। इसके अंदर एक के अंदर मैं चाहे लिनक्स डाल दूं एक के अंदर, और विंडोज का अपडेटेड सर्वर वाला कोई वर्जन डालना वो डाल दूं, मैक डाल दूं, कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दूं, मल्टीपल ओएस में यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। ये दो तरीके होते हैं, एक तो होता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या हुआ, टाइप 1 में हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट एक हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर टूल इंस्टॉल हो जाएगा। और टाइप 2 के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर फिर आपका जो बेस ओएस रहता है, जो बेयर मेटल पे आप डालते हैं, जैसे विंडोज 10 डाल दिया, लाइनक्स डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, उसके ऊपर फिर हाइपरवाइजर टूल इंस्टॉल करके फिर वर्चुअल मशीन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया हुआ है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। Hello coders. So in this video we are going to download VMware for Windows operating system and ISO file of Linux operating system.
So for that you have to open your browser and just click here and write VMware download. This is you have to click on the first link. There is a home page of VMware system. Then so VMware is provided in two operating systems. First is a Windows operating system and the second one is Linux operating system. So here we are going to download this for Windows operating system. Just you have to click on this download now. Then it will start downloading. Secondly, we are going to download Linux operating system. So Linux have many types of Linux operating system, Ubuntu, Kali Linux, then Red Hat. Here we are going to download Red Hat Linux operating system 9th version. So here I am going to write RHEL8. Then there is the first link, which is the official Red Hat link. You have to click on this. Yes, there is a button of Red Hat where you can download the latest file of Red Hat Linux operating system. So you have to just click on this. Then here you have to provide your email ID where you can where Red Hat can verify your email ID, and then the downloading will be started. So yes, here we are done with our downloading part, and then nextly we are going to set up the Linux operating system in your VMware machine. Cool. So after the installing VMware and installing Linux operating system, now we are going to set up our Linux operating system in VMware virtual machine. So for that we have to just open our VMware. Then there is a workstation of a VMware where you have to click on create a new virtual machine. Then simply next. Yes, you have to type your name, your username, then password, and then confirmation password. Cool. So here you have to write your full name here, like there is a eternal I. The random name I am putting here. Eternal. The password will be like a simple password. Next. Okay. So this is the location of the by default location of your VMware. So if you want to change, just click on the browse and you can give a place where you want to store where you want to give a location to your virtual machine file. Then simply next. Yes, it is a by default 20 GB, but the recommendation size of Red Hat Linux operating system is a 40 GB. So make sure your disk is free for 40 GB. Then next. Yes, there is all hardware recommendation and customization. If you want to customize your hardware, so simply click on this, and I am giving it a 4 GB RAM. Then simply close. Yes, you can see the changes what you have done. Then simple finish. Your VMware workstation is started. So there is a basically installation process what Red Hat wants. So just give a time to this thing and don't interrupt any kind of keyboard activity or any kind of things. Good. So after that process, you will find these things. So there is also installing a package and downloading the package. Make sure your setup is connected with internet, so this process can be go smooth. So after the installation process, you will get this kind of page where you have to type in your password, what the password you have given in starting. Then just click on sign. Yes. So you will get this kind of yes.
your Red Hat operating system is going to start here. Yes. So this is some getting start kind of thing. Then just click on simple. Your Red Hat operating system is downloaded. So just you have to click on this activity button. Yes, you can traverse all the system work which is provided by Red Hat and Linux operating system. So yes, thank you. And also we have provided a few downloading links like Red Hat VMware operating system in description. So you guys can download this from description as well. Thank you.